नमस्कार। आप सबके स्वागत के साथ आचार्य राजशेखर की काव्य मीमांसा के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले व्याख्यान में आचार्य ने 4 विद्याओं का वर्णन कर अंत में शास्त्र का सामान्य लक्षण प्रस्तुत किया था कि जो शास्त्र रचना है वह नदियों के प्रवाह की तरह प्रारंभ में छोटी होती है और अंत में भाष्य टीका आदि के साथ उसका विस्तार होता जाता है। अब आगे बताते हैं कि इनकी रचना किस रूप में होती है। सूत्रादिभिश्चैषां प्रणयनम, एषाम इन शास्त्रों का प्रणयन या उनकी रचना सूत्रादि के द्वारा होती है। सूत्र क्या होता है? तत्र सूत्रणात् सूत्रम, व्यापक या विस्तृत अर्थ को सूत्रणात् संक्षेप में कहने या छोटे वाक्यों में गूंथने के कारण इसको सूत्र कहा जाता है। यदाहु, जैसा कि कहा भी गया है, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभमनबद्धं च सूत्रम सूत्रकृतो विदुः। सूत्रकृतः सूत्रकार, सूत्रम विदु सूत्र कहते हैं। किसको सूत्र कहते हैं? अल्पाक्षरम, जिसमें अक्षर कम होते हैं, अल्पाक्षर हों, असंदिग्धम, जो संदेह से रहित हो, संशय से रहित हो, सारवत, सारांश से युक्त हो, विश्वतोमुखम, तथा जो सर्वत्र अन्वय से युक्त हो, अस्तोभम, तथा अर्थ प्रतीति में बाधा से रहित हो। अस्तोभम जो रुकावट है अर्थ प्रतीति में, उससे रहित हो। अनवद्यं च, और अवद्य कहते दोष को, तो अनवद्यम दोष से रहित हो, उसे सूत्र कहते हैं। इस तरह से यहाँ सूत्र का लक्षण किया गया कि सूत्रकार सूत्र का ये लक्षण कहते हैं कि जिसमें अक्षर अल्प हों, जो संशय से रहित हो, सार से युक्त हो, जिसका अन्वय सब तरफ हो, सर्वत्र हो। अस्तोभम, तथा जो रुकावट से रहित हो, अर्थात अर्थ प्रतीति में बाधा से रहित हो, दोष से रहित हो, उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्राणाम सकल सार विवरणम वृत्ति ही, सूत्रों के समस्त सार का विवरण करना वृत्ति कहा जाता है। सूत्रों के समस्त सार का विवरण या उसकी व्याख्या करना वृत्ति कहा जाता है। सूत्र वृत्ति विवेचनम पद्धति, और सूत्र की वृत्ति का विवेचन करना पद्धति कहा जाता है। आक्षिप्य भाषणात् भाष्यम, आक्षिप्य प्रश्न और उत्तर को उठाकर, स्वयं ही पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को उठाकर व्याख्या करना, भाषणात् भाष्यम, भाष्य कहा जाता है। जो रचनाकार है वह स्वयं ही पूर्व पक्ष उठाता है, फिर उत्तर पक्ष, और इस तरह से जब किसी चीज़ की व्याख्या करता है तो उसे भाष्य कहा जाता है, जैसे व्याकरण महाभाष्यम। अंतर्भाष्यम समीक्षा, और जो अंतर्भाष्य है उसे समीक्षा कहा जाता है। अंतर्भाष्य जो भाष्य में आने वाले कठिन अर्थ हैं, दुरु अर्थ हैं, उनको सरल रूप में कहना ही समीक्षा है। अंतर्भाष्य का क्या अर्थ हुआ कि दुरु अर्थ को सरल रूप में प्रस्तुत करना ही समीक्षा कहा जाता है। अवान्तर विच्छेदस्य सा, एक लक्षण और करते हैं समीक्षा का, या फिर अवान्तरार्थ विच्छेद है। अवान्तरार्थ भाष्य में आने वाले जो अवान्तर अर्थ हैं उनका विच्छेद करना, उनका विभाजन करना भी समीक्षा कहा जाता है। इस तरह से आचार्य ने यहाँ समीक्षा के 2 लक्षण प्रस्तुत किए। एक तो अंतर्भाष्य को समीक्षा कहा जाता है, और दूसरा जो अवान्तर अर्थ है उनका विभाजन करना भी समीक्षा कहा जाता है। आगे बताते हैं, यथासंभवम अर्थस्य टीकनम टीका, अर्थस्य अर्थ को यथासंभवम यथासंभव, टीकनम स्पष्ट करना टीका कहा जाता है। अर्थ को यथासंभव स्पष्ट रूप से कहना टीका कहा जाता है। विषम पद भंजिका पंजिका, और विषम पदों का भेदन करने वाली जो है
वृत्ति पंजिका कही जाती है। विषम जो पद हैं उनका भेदन या विभाग करने वाली, उनको अलग अलग तोड़कर प्रस्तुत करने वाली जो व्याख्या है वह पंजिका कही जाती है। अर्थ प्रदर्शन कारिका, कारिका अर्थ को प्रदर्शित करने वाली कारिका होती है। अर्थ को स्पष्टता से कथन करने वाली जो शैली है वो कारिका कही जाती है। उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता वार्तिकम इति शास्त्र भेदा। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त इनके चिंतन को वार्तिक कहा जाता है। उक्त जो बात नहीं कही गई, उक्त जो बात कही गई, अनुक्त जो बात नहीं कही गई और दुरुक्त जो कठिनता से कही गई उसका चिंतन करना वार्तिक कहा जाता है। इति शास्त्र भेदा, ये शास्त्र के भेद हैं। भवति प्रथयनार्थम लीनं समपि प्लुतं स्फुटीकुर्वन् अल्पम अनल्पम रचयन् अल्पम अल्पम च शास्त्र कवि। रचयन अनल्पम अल्पम च शास्त्र कवि। अब आगे कहते हैं कि ये जो शास्त्र होते हैं तो शास्त्र कवि कौन होता है, तो बताते हैं कि शास्त्र कवि वो होता है जो भवति प्रथयन अर्थम लीनम, लीनम अर्थम प्रथयन, जो प्रच्छन्न अर्थ को स्पष्ट करता है, विस्तारित करता है, बाहर लाता है, प्रकाशित करता है। समभिप्लुतम स्फुटीकुर्वन्, और जो समभिप्लुत जो अस्पष्ट अर्थ है, जो संदेह से युक्त अर्थ है उसको स्पष्टता से व्यक्त करता है। और क्या करता है, अल्पम अनल्पम, जो सीमित है उसको विस्तृत करता है, रचयन, और अनल्पम अल्पम, जो व्यापक अर्थ है, विस्तार है, उसको संक्षेप में कथन करता है, वह शास्त्र कवि कहलाता है। जो प्रच्छन्न अर्थ को प्रकाशित करता है, जो संदेह युक्त अर्थ को स्पष्ट करता है, और जो सीमित को विस्तृत बनाता है और विस्तृत को सीमित रूप में प्रस्तुत करता है, वह शास्त्र कवि होता है। शास्त्र एक देशस्य प्रक्रिया प्रकरणम, शास्त्र के एक भाग से संबंधित प्रक्रिया को प्रकरण कहा जाता है। पूरा शास्त्र नहीं, शास्त्र का जो एक खंड है या जो भाग है उसकी प्रक्रिया को प्रकरण कहा जाता है। अध्याय आदयस्त्वांतर विच्छेदा कृतिभिः स्वतंत्रतया प्रणीता इत्यपरिसंख्यया अनाख्ययाश्च इति अपरिसंख्यया अनाख्ययाः च। अब यहाँ पर आया कि अध्याय आदि, ये जो शास्त्रों की विषय वस्तु है उसका विभाजन जो अध्याय आदि में होता है, तो कहते हैं कि अध्याय आदि, जो अध्याय आदि भेद होते हैं शास्त्रों के, अवान्तर विच्छेदा, जो अवान्तर विभाग होते हैं, कृति भी विद्वानों के द्वारा किए जाते हैं, स्वतंत्रतया प्रणीता, वे स्वतंत्रता से किए जाते हैं। शास्त्रों के जो अवान्तर अध्याय आदि विभाग हैं वे रचनाकारों के द्वारा स्वतंत्रता से किए जाते हैं। इत्यपरिसंख्य, इस कारण उनकी गणना नहीं की जा सकती, अर्थात हर रचनाकार स्वतंत्र होता है उस विषय वस्तु का विभाजन अध्यायों में करने के लिए, इसलिए उनकी गणना नहीं की जा सकती। अनाख्याश्च, इसलिए उनका कथन नहीं किया जा सकता। शब्दार्थयो यथावत् स्वभावेन विद्या साहित्य विद्या। अब जो पंचमी विद्या थी साहित्य विद्या, वह शेष है, उसका कथन करना। शास्त्रों का यहाँ तक वर्णन समाप्त हुआ, तो आगे कहते हैं कि साहित्य विद्या कौन सी होती है। शब्दार्थयो यथावत् स्वभावेन, जहाँ शब्द और अर्थ का यथावत् स्वभाव से कथन किया जाता है वह विद्या साहित्य विद्या कहलाती है। क्या अर्थ हुआ कि जिस विद्या में शब्द और अर्थ का समुचित प्रयोग किया जाता है उसको साहित्य विद्या कहा जाता है। सभी प्रकार के शास्त्रों में शब्द और अर्थ का कथन होता है, किंतु इस साहित्य विद्या में शब्द और अर्थ का जो है वह विशेष समुचित प्रयोग किया जाता है। उपविद्यास्तु चतुष्षष्टि,
अब आगे बताते हैं कि कुछ उपविद्याएं भी होती हैं। उनकी संख्या कितनी है? चतुःषष्टि 64, षष्टि 60 और प्लस 4 64 की जो उपविद्याएं हैं वे 64 होती हैं। ताश्च कला इति विदग्धवाद है। विदग्धवाद विद्वान लोग कहते हैं कि ये कलाएं होती हैं। ये जो 64 विद्याएं हैं उनको विद्वान लोग क्या कहते हैं? कला। स आजीव काव्य से, और वे कहते हैं कि ये कलाएं ही काव्य का आजीव होती हैं, जीवन होती हैं। तम औपनिषद के वक्षा में इन कलाओं का वर्णन आचार्य कहते हैं कि हम औपनिषदिक प्रकरण में करेंगे। इत्यनन्तोऽभियुक्तानामत्र संरभ विस्तर त्यक्तो निपुणधिगम्यो ग्रंथ गौरव कारणात्। ये कहते हैं इति अनंत अभियुक्तानाम अत्र संरभ विस्तर, विद्वानों के द्वारा रचित ये जो ग्रंथ हैं वो अनंत होते हैं। विद्वानों द्वारा प्रणीत जो रचनाएं हैं उनकी संख्या असंख्य है। जो कैसी होती हैं? वो निपुण धीगम्य, विद्वान लोगों के द्वारा ही अभिगम्य होती हैं। विद्वान व्यक्तियों के लिए ही वे बोधगम्य होती हैं। इसलिए ग्रंथ गौरव कारणात्, ग्रंथ के विस्तार के भय से त्यक्त संरभ विस्तर है, उनका जो विस्तार है वो उसका परित्याग कर दिया गया है। उसके विस्तार का कथन नहीं किया गया है। अर्थ एक बार और देखें कि अनंत होते हैं। संरभ विस्तर है जो ग्रंथ होते हैं किनके? अभियुक्ता नाम, विद्वानों के। उनके द्वारा जो ग्रंथ होते हैं वो अनंत होते हैं, और जो विद्वान व्यक्ति हैं उन्हीं की बुद्धि के द्वारा वे अधिगम्य होते हैं। इसलिए ग्रंथ के गौरव के भय से उनका विस्तार कथन करना यहाँ पर उसका परित्याग कर दिया गया, नहीं किया जा रहा है विस्तार का कथन। इति महाकविराज शेखर कृतौ काव्य मीमांसायां कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे शास्त्र निर्देश नाम को द्वितीयोध्याय। इस प्रकार महाकवि राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में कवि रहस्य नाम का ये जो प्रथम अधिकरण है इसमें शास्त्र निर्देश नाम का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। इसमें हमने शास्त्रों के भेद उपभेद आदि का अध्ययन किया। आज इतना ही। सभी सकुशल रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।